हाँ, यस प्लीज। तो सर आपने बोला था कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गुड कुछ मॉर्निंग जी का एवरीबॉडी। मटेरियल मिलता है। हाँ, फिर तो सर तो वो लेना है कि नहीं लेना है? वो ले वो भी ले सकते हो आप, और जो मैं तो सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा बुक की। आप समझ में आ रही है बात आपको? यस भाई, सर। क्योंकि आपको हमेशा तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ नहीं पाओगे ना, हार्ड कॉपी चाहिए ही होगी। ठीक हम्म। है। तो हार्ड कॉपी के लिए तो आपको वो रीडिंग्स खरीदनी पड़ेगी। मैं तो आप लोगों को जो भेजूंगा वो सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ, सर। तो वो सॉफ्ट कॉपी का ये मान लीजिए कोई बुक नहीं खरीद पा रहा है, या कुछ वो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें फिर थोड़ी सी समस्या रहेगी, है ना। खरीद नहीं पा रहा है तब तक वो अपनी ये सॉफ्ट कॉपी से काम चला ले। ठीक है। जिस दिन वो ये ले आए तो फिर वो हार्ड से पढ़ ले, फिर सॉफ्ट से, जो वो आपकी मर्जी है फिर कैसे यूज करना है। ठीक है। हेलो। यस सर ठीक। So, students, today we'll proceed further. In the last class, we have discussed something. We have in the last class we have discussed something called what do you call it? क्या कहते हैं कि demand and law of demand and the factors determining the demand for a commodity, and what do you want to say, what do you call it, the movement along demand curve, the shift in demand curve, कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर और शिफ्ट इन डिमांड कर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सो टुडे विल प्रोसीड विद द सप्लाई। टुडे विल प्रोसीड विद द सप्लाई, देन विल स्विच टू द इलास्टिसिटी। ऑलराइट, फर्स्ट विल सी द सप्लाई। सो let's start. What does supply means? Well, same as the demand was there, in the same spirit we will have the supply is being something which is related to the producers. अच्छा, जो सप्लाई का कंसेप्ट है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे डिमांड कर्व जो होगा, वो डिमांड का जो कंसेप्ट है वो एक कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। सप्लाई का कंसेप्ट एक प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सप्लाई का कंसेप्ट एक प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है कि प्रोड्यूसर का की क्या मंशा है। जैसे डिमांड करो एक कंज्यूमर के बिहेवियर को दिखाता है, सप्लाई करो एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर को दिखाता है। तो सप्लाई का मतलब क्या हो गया? सिंपल है, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a seller is ready to sell at a particular price over a given period of time. Given period of time. Over a given period of time. So, like the demand, we have the supply. All right. अब सप्लाई में क्या है कि इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी of a commodity which a seller is ready to sell at a particular price over a given period of time. If at a particular price over a given period of time का मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि देखो, दो वर्ड्स होते हैं बेटे। एक होता है अवेलेबिलिटी और एक है सप्लाई। ये दोनों अलग अलग हैं। एक्चुअल में होता क्या है, रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं एज अ लेमैन, तो एज अ लेमैन हम अवेलेबिलिटी और सप्लाई को एक जैसा कंसीडर करते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में अवेलेबिलिटी और सप्लाई दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी मीन्स द थिंग्स आर देयर बट द सेलर इज नॉट विलिंग टू सेल। ये हमने क्या लिखा है, देखो डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ सेलर इज रेडी टू सेल. That means the seller must have the willingness to sell. If he doesn't have any willingness to sell the commodity at that particular price, that means at that particular price he is not going to supply that particular commodity. Is that okay?
मान लीजिए हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, मैं फिर से एक एग्जाम्पल की तरह हम ले लेते हैं इसको कि सपोज दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, this is the price, this is the quantity, and let's assume let's let's draw, this is the supply curve. Now this is the supply curve. Hello, am I audible to everyone? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब सपोज ये सप्लाई कर्व है, तो ये सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? लेट अस सी दैट कि सपोज यहाँ प्राइस है ये 2 रुपीज, इसके नीचे प्राइस था 1 रुपी, ठीक है, इसके ऊपर प्राइस है मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपीज और लेस जो प्राइसेस हैं, व्हेन द प्राइसेस आर 2 रुपीज और लेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब प्राइस 2 रुपीज है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 0। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट मीन्स at 2 rupees per unit price, the seller is not willing to sell the commodity because the supply is 0. Even if he has the commodity with himself, but he is not ready to sell. That means he is not ready to supply in the market at this price. Is that okay? Or any other Yes, price? Hello? Or any other Yes. price below this. इसके नीचे मान लो 1 रुपया होगा तो भी 0 है। तो ये जो यहां से 2 से लेकर यहां तक जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है वर्टिकली, इसका मतलब इन प्राइसेस पर सप्लाई 0 है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes. डाउट है तो Yes, पूछ sir. लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। क्लियर है ये? अब Yes, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे 3 रुपीज प्राइस हुआ तो ही इज विलिंग टू सेल दिस मच क्वांटिटी at this price Q0, let us assume, and when the price rises to 4, then the seller is ready to sell, let us assume Q1 quantity, and so on and so forth. You can draw it like this, so this is the supply. I hope the concept of supply is clear to all of you. Similarly, as there was a law of demand, we can have the law of supply also. Law of supply. Law of supply. जैसे लॉ ऑफ डिमांड था उसी तरह से बेटा आप देख सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई भी है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है कि भाई अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, सेम उसी तरीके से अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant, other things remains constant, quantity supplied rises with increase in demand. क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस विद इंक्रीज इन डिमांड। कि अदर थिंग्स क्या है? कांस्टेंट है। क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ेगी किसके साथ साथ? डिमांड के बढ़ने के साथ साथ। डिमांड सॉरी विद प्राइस, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज नॉट डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस, दिस इज प्राइस। कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। इसी तरह जैसे हमने पीछे लिखा था प्राइस और यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी, यूएक्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो लेट अस राइट द प्राइसेस लाइक 1 2 3 4 एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज समथिंग लाइक 2 5 6 9। let us draw the curve then when we are supposed to draw the curve. Let's try to draw this curve.
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is the price px. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And let's have the quantities over here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. This is the quantity. This is something called 1 2 3 4 6 7 8. Now we are supposed to draw the coordinates. When the price is 1, quantity supplied is 2. So 1 rupee price per, quantity supplied 2 है. So this point will be somewhere here. This is the coordinate. At 2 the quantity supplied is 5. At 2 the quantity supplied is 5. Let us draw this. Okay. At 3 the quantity supplied is 6. And at 4 the quantity supplied is 9. This is the 9. Now you can join all these points, all these dots we can join. Well, see, the supply curve is not very much smoothly straight line. It's something called, it has some curves with itself. It's not a straight line supply curve, but you can draw the straight line supply curve also. That doesn't matter. It may be something like this. It may be something like this. It may be something like this. Hello? But the positive relation has to be there. All right? That with the rise in price or increase in price, the quantity supplied must increase. Is that okay? तो इसको हम इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल. अब ये जो टेबल बनी है इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. और इसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इसे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इसे बोल सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इज दैट ओके? अब इंडिविजुअल मतलब किसी एक फर्म का, किसी एक फर्म का, यानी कि कोई फर्म ए हो सकती है, उस फर्म ए का ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और उसी फर्म ए का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको हम कर्व कह देते हैं. इज दैट ओके? हेलो? यस सर. ठीक है. यस सर. Similarly, we can have the market supply curve and schedule. Let's draw and let's try to draw and make it like in case of demand we have done. Excuse me, sir. Yes, please. Yes. सर बाय कन्वेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे नहीं बनाना. क्या नाम है बेटे आपका? सर मनीष. मनीष. यस. अब सवाल रिपीट करो आपका. क्या सवाल क्या है आपका? सर बाय कन्वेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे नहीं बनाते. तो यहाँ आपको कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लग रहा है, मुझे पहले बताइए, फिर मैं आपका डाउट और क्लियर करता हूँ. बताइए. सर क्वांटिटी प्राइस के साथ चेंज होती है तो क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. कोई बात नहीं. अब इसका जवाब सुनो आप. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए. यस सर. देखो क्या है बेटे, रियलिटी में एक जो हम कंसेप्ट्स हैं, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, सपोज करो मैं हूं इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो जब हम सिर्फ आइसोलेशन में सिर्फ डिमांड को पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात. यहाँ हमने प्राइस लिखा, यहाँ क्वांटिटी लिखा, तो हमने डिमांड को आइसोलेशन में पढ़ा, ये डिमांड कर हो गया.
ठीक है। फिर ऐसे ही कोई फर्म है, उसको भी हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं आइसोलेशन में, तो उसको भी जब हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उसके बिहेवियर की बात करेंगे। तो हमने यहाँ प्राइस लिखा, यहाँ क्वांटिटी लिखा, हमने सप्लाई कर्व लिख दिया है। इज दैट ओके? अब होता क्या है कि डिमांड कर्व सिर्फ कंज्यूमर या आप कह लीजिए बायर, ये सिर्फ बायर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर क्या है। जैसे मान लीजिए मैं खरीदने वाला हूं सामान, ये मान लीजिए मेरा डिमांड कर्व है, तो ये मेरे बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जब अगर प्राइस इतना होगा, मान लीजिए 5 रुपए होगा, तो मैं 1 यूनिट खरीदूंगा। लेट अस अज्यूम लाइक दिस। ये मेरी सोच है। सपोज करो जो कमोडिटी मैं खरीदना चाहता हूं वो 5 रुपए पर अवेलेबल ही ना हो, सेलर बेचने को ही तैयार ना हो, तो क्या खरीद लूंगा मैं? हेलो हेलो, नो सर। क्या नाम है बेटे आपका? नाम बताओ जरा। सर मनीष। मनीष। खरीद पाएंगे मनीष? क्या हम नहीं खरीद पाएंगे ना? तो ये सिर्फ हमारी Yes. ये जब हम डिमांड कर्व बना रहे हैं तो सिर्फ कंज्यूमर के बिहेवियर को देख रहे हैं कि कंज्यूमर कैसा सोचता है। एक्चुअल में वो चीज मेटीरियलाइज होती है नहीं होती है, वी डू नॉट नो। ठीक है। सेम गोज फॉर द सप्लाई ऑल्सो। द सेलर इज विलिंग टू सेल एट दिस प्राइस। सपोज नोबडी कम्स टू बाय फ्रॉम हिम, देन हाउ ही विल सेल? सपोज कोई शॉप की कोई प्रोड्यूसर है, फर्म है, उस फर्म ने कोई पेन बना दिया, अब वो कह रहा है मैं ये पेन 2 करोड़ रुपए का बेचूंगा। अब कोई उसके पास खरीदने ना आए, 2 करोड़ रुपए का कैसे बेच देगा भाई? भाई सेल करने के लिए बायर का होना जरूरी है और बाय करने के लिए सेलर का होना जरूरी है। डिड यू गेट इट? हेलो? यस सर। ठीक है। तो जब हम ये सप्लाई कर्व पढ़ रहे हैं तो ये भी हम एक आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं, एक फर्म के बिहेवियर को देख रहे हैं। फर्म या सेलर, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं फर्म या सेलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, फर्म या सेलर, तो ये आइसोलेशन में हम कर रहे हैं। तो अब पढ़ने के लिए भलाई हम इनको आइसोलेशन में देख रहे हैं कि डिमांड को आइसोलेशन में देखा, सप्लाई को आइसोलेशन में देखा। बट जब हम रियलिटी में देखते हैं किसी भी कमोडिटी का प्राइस, कि किस प्राइस पर बेचा जा रहा है, किस प्राइस पर खरीदा जा रहा है, तो वहां फिर जो होता है, प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों से इन्फ्लुएंस होकर प्राइस डिटरमाइन होता है। इज दैट ओके? हेलो? यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों से डिटरमाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इंडिपेंडेंट बट द प्राइस इज डिपेंडेंट। अब ये कौन सा प्राइस है? ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। तो यहां ये सारी, जब मैं सप्लाई के लिए यहां प्राइस लिख रहा हूं तो मैं सारे पॉसिबल इक्विलिब्रियम प्राइस लिख रहा हूं कि दिस if this would be the equilibrium price I will sell this much, if this would be the equilibrium price I will sell this much, if this would be the equilibrium price I will sell this much, if this will be the equilibrium price I will buy this much, if this would be the equilibrium price I will buy this much. Is that okay? Hello? यस सर। ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो प्राइस है वो एक तरीके का क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और क्वांटिटी क्या हो गई, जो प्राइस हो गया, सॉरी, वो क्या कहते हैं, डिपेंडेंट हो गया, और क्वांटिटी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। इज दैट ओके? ठीक है। यस सर। पर जब हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो यहाँ प्राइस लिखेंगे, आइसोलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ प्राइस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो सकता है और इनमें से भी कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो सकता है। ये तो उनकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है। इसलिए प्राइस को यहां लिखा है और क्वांटिटी को यहां लिखा है, प्राइस को यहां लिखा है, क्वांटिटी को लिखा है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, मैंने आपका डाउट क्लियर किया है। हेलो? यस सर, थैंक यू। एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट? हेलो? चलिए आगे। बोलो, कोई डाउट है बेटा? हाँ जी सर। आप पूछिए। सर सप्लाई के अंदर हम तो अपना नाम बताओ पहले, नाम बताओ बेटे, नाम क्या? भव्या। हाँ भव्या, हाँ बोलो। जी सर। सर हम सप्लाई में क्या जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब ऐसा कोई वो है क्या? क्या रिप्रेजेंट नहीं करते? तो जैसे
काफी सारे कंसेप्ट में हम जीरो के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं लगाते, तो क्या सप्लाई में भी ऐसे ही है? मैं आपके सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ. What do you want to say? सर जैसे Let डिमांड let me सर let me जैसे let me show you the curves, different curves. Then tell me which one is addressing your problem. Then I'll try to answer that. आप कह रहे हो कैन वी स्टार्ट द सप्लाई कर्व लाइक दिस, और कैन वी स्टार्ट द सप्लाई कर्व लाइक दिस, और कैन वी स्टार्ट द सप्लाई कर्व लाइक दिस. डू यू वांट टू से दिस? हेलो. सर फर्स्ट टू केसेस यस सर. हाँ, तो क्या कह रहे हो आप कि फर्स्ट टू केसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? यस सर, सब हाँ, यस, दे पॉसिबिलिटी आर है. वेरी मच पॉसिबल. हु सेड दे आर नॉट पॉसिबल? ये देखो, मेरा जो Okay, पहला first- पहला पहला Yes. कर्व आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने शुरू में ही कहाँ से शुरू किया है? हैव यू जॉइन लेट? ये देखो, ये तो मैंने बताया ना कि बीच में ये शायद मेरा मिस हो गया था, हाँ. मतलब मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके सर, ठीक क्लियर. है, ये सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस किया था मैंने कि भाई ऐसा प्राइस हो सकता है जिस पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेल करने को तैयार ना हो, तो वो उस पर क्वांटिटी जीरो होगी. ठीक है. ओके सर. तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकती हैं. इनके भी हम, ये यहाँ से क्या मतलब है और क्यों है, यहाँ से क्या मतलब है क्यों है, यहाँ से क्या मतलब है क्यों है, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, बट आगे. ठीक है. अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व. ठीक है, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल. नाउ कम्स द मार्केट सप्लाई. So market supply is nothing but the summation of various individual supply curves. So let's try to draw a hypothetical situation. Suppose the prices are 1, 2, 3, 4, and there is a firm A, then we have firm B, then we have firm C. The firm A is ready to sell, let us assume 2 units. Firm B said I'll sell 3 units, and this is ready to sell 4 units. Accordingly, they are raising their quantities supplied, and something like this. Suppose ये 3 है, ये 4 है, and this is 5. Then this comes out to be, let us assume 3, then 5, then 7, then 8, and let's make this like 4. This is something like 7. Then he has 10, then he has 12 units. इसका मतलब जब 1 रुपया पर यूनिट प्राइस है, तो सेलर A is willing to sell only 2 units, seller B is willing to sell 3 units, seller C is, or firm C is ready to sell 4 units. So A, B, C, they are individual firms, but the market is summation of all these firms, A plus B plus C. This is what the market is. मार्केट इन सबको मिलकर बनी है. तो इसमें क्या हो गया, 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट्स. दैट मीन्स 1 रुपी पर यूनिट प्राइस पर एंटायर मार्केट में 9 यूनिट्स द सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है. बिकॉज at 1 rupee per unit price, firm A is ready to supply 2 units, B is 3, C is 4. Similarly, we can have the same sort of interpretation for this point, and this point also. So I'll directly write the quantities. This will come out to be 15. Then this will come out to be, I think, 21, and this will come out to be, I think, 25. So at rupees 1 in the market, 9 units are being supplied. At rupees 2 in the market, 15 units are being supplied. At price 3 in the market, 21 units are being supplied. At price 4 in the market, 25 units are being supplied. 25 यूनिट सप्लाई हुए हैं. तो
let's try and draw the curve for them. Let me try and draw the curve. Let me try and draw the curve. Let's take 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, then we have 30, 32, 34, 36, 38, then and 40. This is these are the 2, 4, 6, 8, 12, then 14, 16, 18, 20, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, this is 42. सर आपने 8 के बाद सीधा 12 लिख दिया। Oh, I'm sorry for this. Actually क्या हो रहा है कि घर में और आज एडमिशन्स भी हैं, ठीक है, दूसरा हम घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से टेंशन जो होती है ना हमारी वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अभी एडमिशन्स चल रहे हैं तो एडमिशन्स के उसमें रिलेशन में फ़ोन आ रहा है, तो अब मेरा ध्यान जो है वहाँ भी भटक रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इस चक्कर में कुछ ना कुछ ये गड़बड़ियाँ चली रही है, कभी गलत लिखा जा रहा है, कभी करेक्ट माई मिस्टेक। दिस इज 16। अब चेकआउट करो मैं ठीक लिख रहा हूँ क्या? हाँ जी सर। अब अटेंशन डाइवर्ट होती है ना बेटा, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए उसके लिए आज आप, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। चलिए पहले ए का ड्रॉ करते हैं कि जब 1 रुपी पर यूनिट प्राइस है तो ए 2 यूनिट्स सेल करने को तैयार है। ये डॉट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। 2 पर 3 यूनिट्स यहाँ पर आएगा, 2 और 4 के बीच में, ठीक है। देन 3 to 4 at 3 is ready to supply 4 units. At 4 he is ready to supply 5 units. Let's draw the board. Let me use the color for this. Let's try it with the blue color. Points को join करवाएंगे। So this is the supply curve of A. Then we will draw the dots for E. 1 पे 3 is somewhere here. 2 पर 5 is somewhere here. This is 5. At 3 this is 7. At 2 this is 7 is what here. Got it? At 4 this is 8. At 4 this is 9. Let's draw
this also with some different color. That means use the green color for this. This is the supply curve for B, and similarly we can draw for the C also. At 1 this is 4, this is the dot. At 2 this is 7, this is the dot. At 3 this is 10, 10 is over here. This is 10 at 3, and at 4 this is 12. This is 12. Use different color for this. Let's have this brown border for it. This is the supply curve of C. Let's draw it for the market now. Let's draw the coordinates first. At 1 this is 9. 9 would be somewhere here. 1 is here. This is the coordinate. At 2 this is 15. 15 would be somewhere here, between 14 and 16. At 3 this would be 21, which is here. This is 21. Then we have 25. This is here. Let's have some different color for this. Let's draw this market supply curve. So this is the market supply curve. This is the market supply curve, which is nothing but the summation of different individual supply curves. Which summation? This is also the horizontal summation. Horizontal summation. Why horizontal? Because we have been adding the quantities, not the prices, and quantities are being represented on the horizontal axis. Hence, it is a horizontal summation. So the market supply schedule is nothing but the horizontal summation of individual supply schedule. Is that okay? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this was all about what do you call it, individual supply curve and individual supply schedule, and this is the market supply schedule. This is market supply schedule. This is market supply schedule, and this is the market supply curve. मार्केट सप्लाई कर। अब बेटे हर बार आपको ये जब मार्केट सप्लाई कर आएगा तो हर बार ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने एलेबोरेट करने के लिए आपको बताया है कि भाई कंसेप्ट ये इस तरह से जाएगा, इसको हमें एलेबोरेट करना है, एलेबोरेट करना है, ठीक है ना। तो इसके सिवा कोई और इसमें वो बात नहीं जाएगी। तो यही हो गए कि इसमें ये तीनों एलेबोरेशन के लिए आपको बताए गए, एक्चुअल में ये है। क्या क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? हेलो स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ, नो सर। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now we'll see the factors determining the quantity supplied or the supply of a commodity. अब हम देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी सप्लाइड और यू कैन से द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कि अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो किसी एक कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो क्वांटिटी सप्लाइड
मैं एस लिख देता हूँ इसके साथ, क्योंकि डिमांड की भी क्वांटिटी है और सप्लाई भी क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार डी सुपरस्क्रिप्ट करते हैं या एस को सुपरस्क्रिप्ट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कि क्वांटिटी ऑफ एक्स सप्लाइड, तो ये हो गया। अब कई बार डिमांड के कंसेप्ट में यूज करते हैं तो उसमें हम ऐसे लिख देंगे ये एक्स ये डी, ताकि दोनों क्वांटिटीज को डिस्टिंक्शन कर सकें। ये भी एक्स कमोडिटी है, ये भी एक्स कमोडिटी है, बट ये क्वांटिटी सप्लाइड है क्योंकि एस लगा हुआ है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है क्योंकि डी इसके साथ हमने सुपरस्क्रिप्ट किया है। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है? Yes, sir. डिस्टिंक्शन Yes, sir. is the function of price of the commodity. Then we have the input prices. After that, we can have the technology. Then we have the same thing, expectations. Then we have the number of sellers, etc. We can also have some other points too. First of all we will see the quantity supply. First thing is, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब जो फैक्टर्स हैं, इसमें भी जो फैक्टर्स हैं इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ ये हो गया प्राइस, और प्राइस को छोड़कर ये सारी चीजें जो है ये सब हो गई अदर थिंग्स। ये सारे के सारे क्या हो गए? अदर थिंग्स। ये हो गया प्राइस और ये हो गया क्या? अदर थिंग्स। तो इसी तरह से इसमें भी रिलेशन है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब हम कंसीडर करेंगे पहले प्राइस के साथ। तो प्राइस के साथ रिलेशन कैसा है? तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या है? सिंपल है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। अभी हमने देखा पॉजिटिव रिलेशन है, कम होगा तो कम होगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है, बोथ विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। लुक एट दिस कर्व एंड लुक एट दीज टेबल्स, look into these tables. If the price are rising, the quantity supplied is rising, either it is individual or the market. And इसको ऊपर की तरफ देखें तो देखो ये ऊपर कम हो रहा है तो ये भी कम हो रही है। इज दैट ओके? तो और इसका पॉजिटिव स्लोप है, ये देखिए अपवर्ड स्लोपिंग है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड और उसके खुद के प्राइस में एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दूसरा पॉइंट आता है इनपुट प्राइसेस। अब इनपुट प्राइसेस क्या होते हैं? इनपुट प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हेलो, जो इनपुट प्राइसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि इनपुट के प्राइसेस चेंज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, यस और नो? अगर मान लीजिए इनपुट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब ये कैसे होगा? इनपुट प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? लेसर फर्म्स विल बी देयर हु कैन सर्वाइव इन दैट सिचुएशन, इजंट इट? तो ये इनवर्सली करेगा इफेक्ट। तो क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी वो घट जाएगी। इनपुट प्राइसेस बढ़े जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो कम ही फर्म्स सर्वाइव कर पाएंगी या एंटर करेंगी बिजनेस में, और जिससे क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी, ओवरऑल क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? हेलो, नो सर। ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का क्या है? अब टेक्नोलॉजी का से क्या होता है कि जब भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा, जब भी, यानी कि इसको आप अपोजिट भी देख सकते हैं। पहले मैं इनपुट प्राइसेस को वो कर देता हूँ। अगर ये कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यानी कि इनपुट प्राइसेस का एक तरीके से इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्सली अफेक्ट कर रहा है ये। अगर सिर्फ इनपुट प्राइसेस को हम लिखें और क्वांटिटी सप्लाइड को लिखेंगे तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ये एक तरीके का नेगेटिव रिलेशन आ गया, ये इससे पता चलता है। ठीक है भाई, ये इसका चैनल ऑफ इन्फ्लुएंस है कि इन्फ्लुएंस होगा किस मैकेनिज्म से। अब बात आती है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव भी करती है। तो अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो नई फर्म्स एंटर करना शुरू करेंगी मार्केट में और सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी डिटीरियोरेट होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये कम हो जाएगा, ये ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी को देखोगे और क्वांटिटी सप्लाइड को देखोगे तो आप इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन बताओगे, इस सेम डायरेक्शन में जाएंगे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंप्रूव होगी। हेलो, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस में क्या है कि सपोज कीजिए कि प्रोड्यूसर है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट मैं आज सेल कर रहा हूं उसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस है। अगर वो एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कि इफ द सेलर इज एक्सपेक्टिंग दैट इन द नियर फ्यूचर द प्राइसेस फॉर माय प्रोडक्ट or prices for that particular product is going to rise, in that situation what will happen, the producer will start holding product with himself and try to sell it in the future। कि जब मान लीजिए अगर उसे लगता है प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो क्या करेगा, जो क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल होगी ना सेल करने के लिए, जो पहले तैयार था, वो उसको भी होल्ड पे रख लेगा। वो सोचेगा मैं 3 दिन बाद सेल करूंगा क्योंकि उस टाइम प्राइस बढ़ेंगे, महंगा बिकेगा, आज मैं बेचूंगा तो सस्ता जा रहा है मेरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ता है तो करंट क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी वो कम हो जाएगी। ये देखो, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ रहा है, ये करंट क्वांटिटी सप्लाइड है, ये करंट क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाएगी और फ्यूचर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। अगर क्वांटिटी सप्लाइड फ्यूचर हो, ये फ्यूचर में इंक्रीज होएगी। तो यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस अगर बढ़ेंगे तो करंट क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, बिकॉज ही विल पोस्टपोन हिज सेल्स एंड ही विल ट्राई टू सेल इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में इंक्रीज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसका अपोजिट देख लीजिए, अगर फ्यूचर में उसे लग रहा है सस्ता जा रहा है तो वो आज ही सारा सामान बेचने की कोशिश करेगा, तो करंट क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी और फ्यूचर में कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, and sir. the next one is the number of sellers. I think we have brought number of sellers. अब नंबर ऑफ सेलर्स में क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स का सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी भाई, सीधी सी बात है। जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी इंडस्ट्री में, उतना ही आउटपुट ज़्यादा होगा अवेलेबल और सेलिंग भी उतनी ज़्यादा होगी मार्केट में। यस और नो? क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा होगी और जितना कम होगा वो कम होगी। तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है सर नंबर ऑफ सेलर्स दोबारा बता दीजिए। भाई। मान लीजिए पहले सिर्फ आपकी फैक्ट्री थी,
जो पेन बनाती थी, आपकी फैक्ट्री थी रेनॉल्ड्स कंपनी के, आप मालिक हो, पहले सिर्फ आपकी कंपनी पेन बनाती थी, रेनॉल्ड्स के पेन, ठीक है। उसके बाद सर। एक दूसरी कंपनी खोल ली आपके फ्रेंड ने, उसका नाम पार्कर था, पीटर पार्कर, ठीक है, स्पाइडरमैन जो, तो स्पाइडरमैन को और वो तो मिल नहीं रहा कहीं से, एडवेंचर तो लाइफ में रहा नहीं, तो उसने कहा मैं भी पेन की फैक्ट्री लगा लेता हूँ, तो उसने भी पीटर पार्कर ने पार्कर नाम से फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, पेन बनाने के लिए। ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस पेन नाउ। तो अब क्या हो गया, पहले सिर्फ आप प्रोड्यूस कर रहे थे तो सिर्फ उतनी क्वांटिटी सप्लाइड थी मार्केट में जितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और उतनी क्वांटिटी सप्लाइड थी जितनी आप एक गिवन प्राइसेस पर सेल करना चाह रहे हो। अब पीटर पार्कर इज योर कॉम्पिटिटर, नाउ स्पाइडरमैन इज योर कॉम्पिटिटर, तो नाउ व्हाट विल हैपन, तो क्वांटिटी सप्लाइड, ओवरऑल क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट विल राइज, इजंट इट। उसके बाद फिर आयरन मैन कहता है मेरे को पास भी कोई काम नहीं है एंड गेम के बाद, अब मुझे भी एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी पेन की, फिर आयरन मैन भी पेन की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आयरन मैन के आयरन पेन के नाम से आ गई कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे ही नंबर ऑफ फर्म्स Yes, sir. बढ़ेंगी, जैसे ही नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी, तो इसका मतलब जितने प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे मार्केट में या इंडस्ट्री में, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, और क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इसीलिए क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा होगी। इज दैट ओके? यस सर। बेटे क्या नाम था आपका? अभिनव बिश्नोई सर। अभिनव। अभिनव समझ आ गए बेटे? यस सर, आ गया। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सिमिलरली जैसे हमने दो कंसेप्ट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में डिमांड के कंटेक्स्ट में, कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ऐसे ही है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। shift in supply, movement along supply curve and shift in supply curve। तो movement along supply curve को हम क्या बोलते हैं? change in quantity supplied, change in quantity supplied। और shift in supply curve को क्या बोलेंगे? change in supply। सिमिलरली जैसे डिमांड के कंटेक्स्ट में था, तो इसमें क्या था, मूवमेंट अलोंग में या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में, कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, चेंज इन प्राइस causes change in quantity supplied। दैट मीन्स कि अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं आया है, अदर थिंग्स वही है, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स उतनी है, टेक्नोलॉजी का लेवल वही है, ठीक है, इनपुट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनपुट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है, एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ क्या हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है कमोडिटी का। तो प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी। तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो हम सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, इधर इधर ये प्राइस है, सपोज दिस इज द सप्लाई कर्व। तो अब इस केस में क्या है, सपोज पहले पॉइंट पे यहाँ पे थे हम ए पॉइंट पर, तो प्राइस था पी ए, तो क्वांटिटी सप्लाइड थी क्यू ए, ठीक है। एज ही प्राइस बढ़कर अब हो गए बी पॉइंट पर, तो प्राइस बढ़कर हो गए पी बी, तो सपोज दिस इज बी पॉइंट and the quantity supplied is QB now। तो जैसे ही A से B पर B की तरफ जा रहे हैं ऐसे ऊपर, तो ये मूवमेंट अलोंग है, मीन्स सेम सप्लाई कर्व इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, सप्लाई कर्व इज देयर, इट इज ओके। ओनली व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सेम सप्लाई कर्व, द प्रोड्यूसर इज initially he was at A point, now he is at B point। Similarly we can assume in reverse order also, कि suppose he was initially here then he came to here,
तो अब अगर जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई या और क्वांटिटी सप्लाई। और जब ये बी से ए की तरफ जाएगा नीचे की तरफ तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? यानी कि यहां अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। इसी के अपोजिट आप देखिए, शिफ्ट इन सप्लाई करो या चेंज इन, इसमें क्या है? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन अदर थिंग्स, change in other things causes change in quantity supplied or change in supply, you can say, when because of other things the quantity supplied is being changing. Let us draw and try to understand this through the curve. This is the price, this is the quantity. Suppose this was the supply curve as 0. अब क्या है, सपोज कर लेते हैं पेन का जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है। जब 4 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है तो जो फर्म थी वो लेट अस अज्यूम 20 यूनिट्स ऑफ पेन को सेल कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, पेन का प्राइस चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए, तो एक प्रोड्यूसर और आ गया पेन बनाने वाला, तो ये ए पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ बी पर आ गया एक तरीके से। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो बी पॉइंट से एक सप्लाई कर बन जाएगा ऐसे, ये S1 आ गया, तो सप्लाई कर शिफ्ट करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं हुआ, या तो इनपुट प्राइसेस चेंज, कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ, इनपुट प्राइसेस चेंज हुए इसलिए ये शिफ्ट कर गया इधर, या फिर एक्सपेक्टेशंस में कुछ चेंज आया पॉजिटिव, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई जिसकी वजह से सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। ऐसे इसका अपोजिट भी आप सोच सकते हैं, इसका अपोजिट भी देख सकते हैं। सपोज करो नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए सेम प्राइस, तो ये सी पॉइंट आ गया, तो यानी कि अब क्वांटिटी सप्लाइड ये होगी, पहले ये बढ़ गई थी यहाँ पर, सपोज करो ये 30 हो गई थी, अब ये घटकर हो गई है मान लो 12 हो गई है जैसे, तो यहाँ से सप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि अदर थिंग्स में पॉजिटिव चेंज आएगा तो सप्लाई का राइट को शिफ्ट कर जाएगा, नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट को कर जाएगा। जब लेफ्ट को शिफ्ट करेगा इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, और जब राइट को शिफ्ट करेगा इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। बेटे क्या ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? यस प्लीज। Do you want to ask anything in relation to this? Yes, students? नो सर। सर ये ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम हो गया था। हाँ बोलो, क्या नाम है बेटे आपका? बच्चे आपका नाम क्या है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अभिनव। अभिनव, सर ये समझा दे सर क्या था? नहीं मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। अभिनव, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? योर वॉइस इज नॉट आई क्लियर। वांट टू अभिनव आपके मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट। देखो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में जैसे मैंने बताया बेटे आपको, मूवमेंट अलोंग में अदर थिंग्स कांस्टेंट है, प्राइस के चेंज होने से चेंज हो रही है, तो प्राइस चेंज होगा तो सेम सप्लाई कर्व पे या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे एक्सपेंशन कहेंगे, अगर मान लो बी से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, ठीक है। और शिफ्ट इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग्स में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है।
तो हम जैसे यहाँ थे तो प्राइस देखो कांस्टेंट है, सेम प्राइस पर सपोज करो शुरू में यहाँ थे और नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ सेलर्स यानी कि नई फर्म सेंटर कर गई तो नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ते क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी ना मार्केट में, 20 से 30 हो गई या मान लो 50 हो गया, जो भी कुछ क्वांटिटी रहेगी वो बढ़ गई, उतनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ये 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही जब मान लीजिए नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे तो ए से सी की तरफ चला जाएगा। हेलो, इज दैट ओके? सर यस। ठीक है, तो बाकी इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आप लोगों के पास, जितने भी हम लेक्चर्स लेंगे उन सब की रिकॉर्डिंग्स मैं भेजूंगा आपके पास, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आज जो कराया ये समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।